नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम परिचालन प्रबंधन यानी ऑपरेशंस मैनेजमेंट के एक बहुत अहम पहलू पर बात करेंगे। वो है गुणवत्ता प्रबंधन या क्वालिटी मैनेजमेंट। हमारे पास डिजीरीच लर्निंग का लिखा हुआ परिचालन में गुणवत्ता प्रबंधन सिद्धांत और पद्धतियां से कुछ जानकारी है। तो आज कोशिश ये समझने की है कि कंपनियां अपने काम में उत्कृष्टता मतलब एक्सीलेंस कैसे लाती हैं और ये सिद्धांत उनकी कामयाबी के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। बात सिर्फ ये नहीं कि आखिर में प्रोडक्ट ठीक बनाया नहीं, बल्कि ये कि पूरी प्रक्रिया शुरू से आखिर तक ग्राहकों की उम्मीदों पर खरी उतरे या शायद उनसे भी बेहतर हो जाए। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले परिचाल में गुणवत्ता प्रबंधन का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ अच्छी चीजें बना देना तो नहीं हो सकता है ना। तो ग्राहकों की जरूरतों को न सिर्फ पूरा करे बल्कि शायद उनसे बेहतर हो, और हाँ, साथ ही साथ कंपनी के अंदर का जो काम करने का तरीका है उसे भी ऑप्टिमाइज करना। ये सिर्फ आखिर में इंस्पेक्शन करना नहीं है। अच्छा, ये तो मतलब कच्चे माल चुनने से लेकर फाइनल डिलीवरी तक प्रोडक्शन के हर स्टेज में क्वालिटी को इंटीग्रेट करने की बात है। अच्छा, मतलब पूरी सप्लाई चेन में क्वालिटी बनी रहे, ये कहना चाह रही हैं आप। हाँ बिल्कुल, और इसके फायदे भी साफ हैं। देखिए, गलतियां कम होती हैं, लागत घटती है, ग्राहक ज्यादा खुश रहते हैं, वफादार बनते हैं, और जाहिर है बाजार में कंपनी की इज्जत, उसकी पोजीशन मजबूत होते हैं। हमने अक्सर TQM का जिक्र सुना है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सुनने में थोड़ा भारी भरकम सा लगता है। ये है क्या असल में? हाँ, TQM असल में एक नजरिया है, एक सोचने का तरीका। ये कहता है कि क्वालिटी सिर्फ एक डिपार्टमेंट जैसे QC डिपार्टमेंट का काम नहीं है। नहीं, ये पूरे संगठन की जिम्मेदारी है, ऊपर से नीचे तक हर कोई। ये सोच क्या कहते हैं 20वीं सदी के मध्य में उभरी थी, खासकर जापान में, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस थीं, और W. एडवर्ड्स डेमिंग और जोसेफ जुरान जैसे क्वालिटी गुरुओं के काम से बहुत प्रभावित थी। उस समय के हिसाब से तो ये काफी अलग सोच रही होगी कि मतलब हर कर्मचारी क्वालिटी के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल क्रांतिकारी। पहले तो अक्सर क्वालिटी कंट्रोल एक अलग टीम का काम होता था जो आखिर में गलतियां देखती थी। TQM ने कहा नहीं, हर कोई, चाहे वो मैनेजमेंट में हो या फैक्ट्री के फ्लो पर काम करने वाला, हर कोई क्वालिटी सुधारने में अपना योगदान दे सकता है और देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा सिद्धांत है ग्राहक पर फोकस, कस्टमर फोकस, और निरंतर सुधार करते रहना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। इसके लिए हाँ, पूरे संगठन की सोच, उसके कल्चर में बदलाव लाना पड़ता है। और डेमिंग का नाम आपने लिया अभी, W. एडवर्ड्स डेमिंग, उनके 14 सिद्धांत और वो PDCA चक्र, ये तो जैसे क्वालिटी मैनेजमेंट की दुनिया में बहुत बड़े नाम हैं। इनमें क्या खास बात थी? डेमिंग का प्रभाव बहुत जबरदस्त रहा है, खासकर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान के औद्योगिक पुनर्निर्माण पर। उनके जो 14 सिद्धांत हैं वो संगठनों को एक तरह से रास्ता दिखाते हैं कि क्वालिटी और उत्कृष्टता कैसे हासिल की जाए। उन 14 में से कोई एक दो सिद्धांत जो आपको लगता है कि सबसे ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग या असरदार रहे? मेरे ख्याल से 2 बातें बहुत अहम थीं। एक, निरीक्षण पर निर्भरता बंद करना, सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन। डेमिंग ने कहा कि आप क्वालिटी को आखिर में जांच कर ठीक नहीं कर सकते, उसको तो प्रक्रिया में ही बनाना होगा। अच्छा, मतलब प्रोसेस में ही बिल्ड करो। हाँ, ये उस वक्त की सोच से बिल्कुल अलग था। और दूसरा, डर को बाहर निकालना, ड्राइव आउट फियर। उनका मानना था कि अगर कर्मचारी गलतियां बताने से या सुधार सुझाने से डरेंगे तो सुधार कभी होगा ही नहीं। एक खुला, एक सुरक्षित माहौल बनाना बहुत जरूरी है, और ये सिद्धांत आज भी उतने ही रेलेवेंट है। ये डर को बाहर निकालने वाली बात तो सिर्फ फैक्ट्री नहीं, मुझे लगता है किसी भी टीम या ऑफिस के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये PDCA चक्र क्या है, प्लान डू चेक एक्ट, क्या ये इन सिद्धांतों को लागू करने का कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, PDCA मतलब प्लान डू चेक एक्ट, ये डेमिंग का दिया हुआ निरंतर सुधार का एक बहुत ही सरल और दोहराव वाला, मतलब इटरेटिव, 4 चरणीय तरीका है। प्लान, पहले समस्या को समझें और सुधार की योजना बनाएं। डू, फिर उस योजना को छोटे पैमाने पर अमल में लाएं, एक पायलट रन जैसा। चेक, फिर देखें कि नतीजा क्या रहा, क्या योजना काम कर रही है, इसके लिए डेटा देखें। एक्ट, अगर हाँ सफल रही तो उसे स्टैंडर्ड बना दें और बड़े पैमाने पर लागू करें, और अगर नहीं तो सीखें कि क्या गलत हुआ, योजना बदलें और फिर से कोशिश करें। ये चक्र चलता रहता है। तो डेमिंग ने प्रक्रिया और अंदरूनी माहौल
जैसे डर को हटाने पर काफी जोर दिया। लेकिन क्वालिटी को मैनेज करने का, उसे प्रबंधित करने का भी तो कोई ढांचा चाहिए होगा। यहीं शायद जोसेफ जोरान का काम आता है, जिन्होंने गुणवत्ता त्रयी क्वालिटी ट्रिलॉजी दी। ये क्या है? बिल्कुल सही। जुरान ने क्वालिटी मैनेजमेंट को 3 जरूरी हिस्सों में बांटा, जो एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला है गुणवत्ता योजना, क्वालिटी प्लानिंग। ये पहला कदम है। इसमें ये समझना शामिल है कि ग्राहक क्या चाहता है, क्वालिटी के लक्ष्य क्या होने चाहिए और उन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रक्रियाएं कैसी डिजाइन करनी है। मतलब आप पहले से ही क्वालिटी को ध्यान में रखकर सब कुछ प्लान करते हैं। तो ये सिर्फ उत्पाद डिजाइन करना नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस डिजाइन करना है। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है गुणवत्ता नियंत्रण, क्वालिटी कंट्रोल। यहाँ आप ये पक्का करते हैं कि जो प्रक्रियाएं आपने बनाई हैं वो ठीक से चल रही हैं और जो तय मानक हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हें पूरा कर रही हैं। इसमें परफॉर्मेंस को मापना, लक्ष्यों से तुलना करना और अगर कोई डिविएशन, कोई गड़बड़ी दिखे तो उसे ठीक करना शामिल है। कंट्रोल चार्ट जैसे स्टैटिस्टिकल टूल्स अक्सर यही इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, और तीसरा हिस्सा? तीसरा है गुणवत्ता सुधार, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। ये कभी न रुकने वाला काम है। इसमें आप लगातार उन तरीकों की तलाश करते हैं जिनसे मौजूदा प्रक्रियाओं को और बेहतर बनाया जा सके, गलतियों को, डिफेक्ट्स को कम किया जा सके। जुरान का मानना था कि ज्यादातर क्वालिटी समस्याएं खराब सिस्टम की वजह से होती हैं, न कि कर्मचारियों की गलती से। अच्छा, सिस्टम पर फोकस। हाँ, इसलिए सिस्टम को सुधारना जरूरी है। तो ये त्रयी, ये ट्रिलॉजी क्वालिटी को एक स्ट्रेटेजिक चीज बनाती है, न कि कोई ऐसी चीज जिस पर बाद में ध्यान दिया जाए। एक और नाम जो अक्सर सुनने में आता है वो है फिलिप क्रॉस्बी और उनका शून्य दोष, जीरो डिफेक्ट्स का विचार। ये सुनने में थोड़ा आदर्शवादी सा नहीं लगता? क्या वाकई ये मुमकिन है कि कोई गलती हो ही ना? गलतियों को ढूंढकर ठीक करने पर फोकस करने के बजाय उन्हें होने ही नहीं देना चाहिए। प्रिवेंशन पर जोर। शून्य दोष का मतलब ये नहीं था कि इंसान कभी गलती करेगा ही नहीं, ये तो असंभव है, बल्कि ये कि हमारा मानसिक रवैया, हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि हम गलतियों को स्वीकार न करें और हमेशा पहली बार में ही काम सही करने की कोशिश करें। डू इट राइट द फर्स्ट टाइम। तो एक तरह से परफेक्शन का लक्ष्य रखने जैसा है, एक मानसिकता के तौर पर। हाँ, बिल्कुल, एक मानसिकता। उनके कुछ मुख्य विचार थे। पहला, गुणवत्ता का मतलब है आवश्यकताओं के अनुरूप होना। क्वालिटी इज कन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स। मतलब क्वालिटी कोई सब्जेक्टिव चीज नहीं, बल्कि तय मानकों पर खरा उतरना है। दूसरा, रोकथाम पर जोर देना, ना कि निरीक्षण पर। प्रिवेंशन ओवर इंस्पेक्शन। और सबसे अहम, शून्य दोष को एक प्रदर्शन मानक मानना, जीरो डिफेक्ट्स एज अ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। उन्होंने गैर अनुरूपता की लागत, कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फॉर्मेंस का विचार भी दिया। अच्छा, वो क्या है? मतलब गलतियों की असल लागत क्या है? दोबारा काम करने की लागत, ग्राहकों को खोने की लागत, रेपुटेशन खराब होने की लागत। ये सब क्वालिटी का असली माप है। इसके लिए भी हाँ, संगठन में एक कल्चरल शिफ्ट की जरूरत होती है। क्रॉस्बी का शून्य दोष तो एक मानसिकता और लक्ष्य की बात करता है। वहीं सिक्स सिग्मा का नाम सुनते ही बड़ी कंपनियां जैसे जीई, मोटोरोला और बहुत सारे डेटा आंकड़ों का ख्याल आता है। ये इतना असरदार क्यों माना जाता है? सिक्स सिग्मा वाकई एक बहुत ही डेटा ड्रिवन तरीका है, बहुत रिगरस है। इसे 1980 के दशक में मोटोरोला ने विकसित किया था। इसका मुख्य लक्ष्य है प्रक्रियाओं में होने वाले उतार चढ़ाव, वेरिएशन को कम करना और गलतियों को, डिफेक्ट्स को लगभग खत्म कर देना। सिक्स सिग्मा का स्तर हासिल करने का मतलब है कि प्रति 10 लाख अवसरों में डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज या डीपीएमओ वो 3.4 से भी कम हो। 10 लाख में सिर्फ 3 या 4 गलतियां, ये तो वाकई लगभग परफेक्शन है। इससे तो लागत पर और ग्राहक संतुष्टि पर बहुत फर्क पड़ता होगा। बिल्कुल, यही इसका लक्ष्य है, बड़े पैमाने पर बचत और बेहतर क्वालिटी। इसे हासिल करने के लिए सिक्स सिग्मा में मुख्य रूप से 2 तरह के फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल होते हैं। एक है DMAIC, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव, कंट्रोल। DMAIC? हाँ, ये मौजूदा प्रक्रियाओं को सुधारने के लिए है। और दूसरा है DMADV, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, डिजाइन, वेरीफाई। ये नए उत्पाद या प्रक्रियाएं डिजाइन करने के लिए है। इसमें प्रशिक्षित लोग होते हैं जिन्हें ग्रीन बेल्ट या ब्लैक बेल्ट कहते हैं। हाँ, सुना है मैंने।
वो इन प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये काफ़ी कठोर तरीका है, पर हाँ, इससे मिलने वाले नतीजे मापने योग्य होते हैं, क्वांटिफाइबल होते हैं। तो सिक्स सिग्मा बड़े डेटा इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स की बात करता है, लेकिन एक और जापानीज शब्द है जो क्वालिटी की दुनिया में बहुत मशहूर है, काइजन, जी। जिसका मतलब है निरंतर सुधार। ये सिक्स सिग्मा से कैसे अलग है? काइजन का फलसफा थोड़ा अलग है। हाँ, जहाँ सिक्स सिग्मा बड़े नाटकीय प्रोजेक्ट बेस्ड सुधारों पर ध्यान देता है, वहीं काइजन छोटे-छोटे लगातार होने वाले इंक्रीमेंटल सुधारों की बात करता है। ये एक सोच है, एक फिलॉसफी है कि कंपनी में हर कोई, चाहे वो सीईओ हो या फ्लोर पर काम करने वाला कर्मचारी, रोजाना अपने काम को थोड़ा बेहतर बनाने के तरीके सोच सकता है और लागू कर सकता है। अरे वाह! तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स का इंतजार करने के बजाय रोजमर्रा के काम में ही सुधार है और इसमें सब शामिल है। जी। ये तो काफी सशक्त करने वाला विचार लगता है, एम्प्लॉइज को एम्पावर करने वाला। बिल्कुल, इसकी ताकत इसी में है कि ये छोटे-छोटे सुधार समय के साथ मिलकर एक्यूमुलेट होकर बड़ा असर डालते हैं। इसमें कर्मचारियों को सुझाव देने और समस्या सुलझाने में भाग लेने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। जब कोई सुधार सफल होता है तो उसे स्टैंडर्ड बना दिया जाता है ताकि वो बना रहे। 5S जैसे तरीके सुने होंगे आपने, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन। हाँ, वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिल्कुल, वो अक्सर काइजन का हिस्सा होते हैं। कार्यस्थल को साफ सुथरा और व्यवस्थित रखने के लिए ये लगातार सीखते रहने और बेहतर होते रहने की एक संस्कृति, एक कल्चर बनाता है। तो हमारे पास TQM का एक बड़ा नजरिया है, डेमिंग के सिद्धांत और PDCA चक्र हैं, जुरान के प्रबंधन त्रयी है, क्रॉसबी का जीरो डिफेक्ट्स का लक्ष्य है, सिक्स सिग्मा का डेटा आधारित तरीका है और काइजन के छोटे निरंतर सुधार हैं। ये सब अलग अलग रास्ते लगते हैं, तो क्या कंपनियां इनमें से किसी एक को चुनती हैं या फिर इन्हें मिलाया भी जा सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हालांकि ये अलग-अलग दृष्टिकोण हैं, पर इनमें कई बातें कॉमन हैं, जैसे ग्राहक पर ध्यान देना, प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना, कर्मचारियों को शामिल करना और फैसले लेने के लिए डेटा का इस्तेमाल करना, ये सब में मिलेगा। तो हकीकत में ज्यादातर कंपनियां अपनी जरूरत और अपने हालात के हिसाब से इन अलग-अलग तरीकों और पद्धतियों के एलिमेंट्स को मिलाकर इस्तेमाल करती हैं। एक हाइब्रिड अप्रोच। अच्छा, कोई उदाहरण दे सकते हैं कि ये कैसे मिलाया जाता है प्रैक्टिकली? जरूर। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, वो किसी बड़ी प्रक्रिया को सुधारने के लिए सिक्स सिग्मा का DMAIC प्रोजेक्ट चला सकती है, कोई बड़ी दिक्कत है तो उसके लिए। लेकिन साथ ही वो कर्मचारियों को रोजमर्रा के छोटे सुधार करने के लिए काइजन अपनाने के लिए भी प्रोत्साहित कर सकती है। और शायद डेमिंग के PDCA चक्र का इस्तेमाल किसी नए बदलाव को टेस्ट करने के लिए कर सकती है। तो लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो उनके लिए, उनकी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए सबसे अच्छा काम करे। लेकिन ये सब लागू करना सुनने में जितना आसान लगता है, मुझे नहीं लगता उतना होता होगा। क्या चुनौतियां आती हैं इसमें? हाँ, चुनौतियां तो होती हैं, बिल्कुल होती हैं। सबसे बड़ी शायद बदलाव का प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस टू चेंज। लोग अक्सर नए तरीकों को अपनाने से हिचकिचाते हैं। पहले जैसे चल रहा था ठीक तो था। हाँ, ये तो होता है। फिर संसाधनों की जरूरत होती है, इसमें समय लगता है, लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ती है और कभी-कभी नई टेक्नोलॉजी में पैसा भी लगाना पड़ता है। एक और चुनौती है लागत और लाभ का संतुलन साधना। मतलब ये पक्का करना कि क्वालिटी पर जो खर्च हो रहा है उसका फायदा भी मिल रहा है या नहीं, ROI। सही। और अगर कंपनी बड़ी है, कई देशों में काम करती है, तो फिर एक जैसी क्वालिटी बनाए रखना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना भी मुश्किल हो सकता है। अलग-अलग कल्चर्स, अलग-अलग हालात, इन सब से निपटने के लिए मजबूत लीडरशिप और साफ कम्युनिकेशन ये बहुत जरूरी है। तो इन सब सिद्धांतों, तरीकों और चुनौतियों के बावजूद आखिर में इन सब कोशिशों का, इस मेहनत का असली नतीजा क्या होता है? ये सब करना क्यों जरूरी है? देखिए, जब गुणवत्ता प्रबंधन सही तरीके से लागू होता है तो इसका असर जबरदस्त हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। उत्पाद या सेवा ज्यादा भरोसेमंद बनते हैं, रिलायबल होते हैं, बर्बादी कम होती है, वेस्टेज घटता है, जिससे लागत कम होती है, काम करने का तरीका ज्यादा कुशल, ज्यादा एफिशिएंट बनता है और सबसे बढ़कर ग्राहक ज्यादा संतुष्ट होते हैं, ज्यादा वफादार बनते हैं, कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी बढ़ती है। कंपनियां जैसे टोयोटा या जनरल इलेक्ट्रिक या मोटोरोला, इन्होंने दिखाया है कि क्वालिटी पर ध्यान देकर कैसे मुश्किल बाजारों में भी लंबे समय तक टिका जा सकता है।
और अपनी एक अलग पहचान बनाई जा सकती है। कंपेटिटिव एडवांटेज मिलता है। मतलब आज के ज़माने में जहाँ ग्राहक इतने जागरूक हैं और बाजार में इतना मुकाबला है, वहाँ क्वालिटी सिर्फ एक नाइस टू हैव चीज़ नहीं बल्कि बने रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। आज ग्राहक बेहतर क्वालिटी की उम्मीद करते हैं। उनके पास जानकारी है, उनके पास विकल्प है। अगर उन्हें वो नहीं मिलती जो वो चाहते हैं तो वो कहीं और चले जाएंगे। तो जो कंपनियां क्वालिटी को गंभीरता से नहीं लेती वो सच में पीछे रह जाने का जोखिम उठाती हैं। इसलिए अपने काम करने के तरीके में क्वालिटी को बुनना, उसे इंटीग्रेट करना अब पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आज हमने गुणवत्ता प्रबंधन के कई अहम सिद्धांतों और तरीकों को समझा, TQM से लेकर डेमिंग, जुरान, क्रॉस्बी, सिक्स सिग्मा और काइजन तक। एक बात तो साफ है कि क्वालिटी कोई मंजिल नहीं है जिसे पा लिया और काम खत्म, बल्कि ये एक लगातार चलने वाला सफर है, एक यात्रा जो पूरे संगठन को मिलकर तय करनी होती है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक सतत प्रयास है, कंटिन्यूअस एफर्ट। दुनिया बदल रही है, तकनीक आगे बढ़ रही है, ग्राहकों की उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। इसलिए कंपनियों को भी लगातार बेहतर होने के तरीके खोजते रहना होगा, रुकना नहीं है। इस पूरी चर्चा से एक विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद सुनने वाले भी सोच सकते हैं। क्या हम इन क्वालिटी सिद्धांतों को, जैसे काइजन के छोटे लगातार सुधार या शून्य दोष जैसा कोई लक्ष्य रखना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी या अपने निजी काम में भी लागू कर सकते हैं? मतलब अपने रोज के कामों या आदतों में छोटे लगातार सुधार करने से क्या फर्क पड़ सकता है? सोचने वाली बात है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।